Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market news. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है। हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश, सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Domestic stocks gained around 1.5% during the week ended yesterday. Sensex climbs above 53,000 mark. Nifty surges above 15,900 level. And the rupee logged 8 paise weekly appreciation against the US currency. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1.5% की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 53,000 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी भी बढ़कर 15,900 के स्तर को पार कर गया और रुपए में डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की साप्ताहिक मजबूती हुई दर्ज। The Sensex and the Nifty hit all-time highs during the business week ended yesterday. Both stocks logged gains of around 1.5%, supported by encouraging quarterly company earnings, declining new COVID cases, and increased pace of vaccination. Both equity indices witnessed weekly gains after 2 weeks amid mixed global cues. The Sensex closed above the 53,000 mark, while the Nifty ended above 15,900 level. During the week, the Sensex rose 754 points, or 1.44%, to settle at 53,140. The Nifty 50 index also gained 234 points, or 1.49%, to finish at 15,923. In the broader market at the BSE during the week, the mid-cap index surged 1.39%, while the small-cap index climbed 2.27%. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर दिल्ली से संजय गुप्ता। संजय जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। ये गवर्नमेंट के पोर्टल्स ठीक से काम नहीं करते, आईटी है, जीएसटी है, तो इसका खामियाजा ना हमें किस तरह से भुगतना पड़ेगा? मैंने अभी शुरू किया यूज करना ये। देखिए गुप्ता जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीच बीच में इनमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये आईटी पर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और कोई निजी कंपनियों को इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, तो वहाँ कई बार अपडेशन या उसमें चेंजेस समय पर नहीं हो पाते हैं तो क्योंकि यूजर्स की तादाद बढ़ जाने से उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, बैंडविड्थ कम हो जाती है, बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं। पर अभी मैं आपको बताऊं गुप्ता जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हाल में अभी एक टैक्स पेयर के ऊपर, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर करीब 58-60 करोड़ का डिमांड निकाल दिया गया, क्योंकि वो रिप्लाई टाइम पे नहीं जमा करा पाया। उसका कारण ये था कि इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चल रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को रिवर्स करते हुए उसका जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया कि आप इनका रीअसेसमेंट करिए,
क्योंकि इनकी गलती नहीं थी। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे में टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है और आपका कोई खामियाजा, आपने शब्द इस्तेमाल किया, आपको अगर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो आप, अब ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी आया है, उसके बिना पर आप जो भी आपको नुकसान हुआ है आप उसको उठा सकते हैं मैटर को। पर हाँ, ये बात सच है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वित्त मंत्रालय, पीछे हमने देखा वित्त मंत्री साहिबा भी, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया था कि जल्दी ठीक किया जाए। तो क्योंकि तादाद बड़ी है टैक्स पेयर्स की, यूसेज एक साथ, अच्छा हमारे यहाँ एक और दिक्कत होती है कि हम लोग सबके सब लास्ट डेट पे उसको हिट करते हैं, पर अभी क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत डायनेमिक है, जीएसटी में तो खासकर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, नया लॉ है, इनकम टैक्स में भी पूरे पोर्टल में अपहीवल पूरा एक तरह से नया बनाया गया। मुझे उम्मीद है गुप्ता जी कि ये जल्द ही इस समस्या से निस्तारण हो जाएगा। और ये, पर अगर उसके बावजूद आपको कोई नुकसान होता है तो आप हमें कुछ स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं आपका उसका सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। From Delhi, joining us now is Sandeep Bhatnagar. Sandeep, we welcome you. Yeah, thank you. Good evening. I really appreciate the work done by the Market Mantra team and, the Dr. Kohli, who is a fantastic speaker. Yeah. So, my question is that, to Dr. Kohli, that how much time do you think that India will be able to switch to the renewable energy sector so that our dependence on the oil imports, which increases the cost of our import bill substantially, will go away, so that our economy can take a big boom? Thank you. Thank you so much, Mr. Bhatnagar, for your kind. First of all, which I would like to share this compliment with the entire Market Mantra team. You see, renewable energy is the talk of the town. There is no doubt. I mean, we are seeing the carbon footprint. We are seeing the climate change. We are seeing huge import bills. I mean, take, for example, our own country, 85% of the energy, fuel energy is being imported. Yes, renewable energy is the way to go. I think I would say we are maybe a little less than halfway down in achieving the goal of renewable energy, whether it is solar or it is wind energy or apart from fossil fuels. If we move to another, I think the cost of inputs in these energy, take for example solar. I mean, the solar cells, despite government subsidies, the solar cells being imported from China and other places, they are still very expensive. So for any user to switch to solar energy completely is a difficult task as of now. But I'm sure with the flux of time, as we move forward, I mean, every year will be better than the previous year in terms of any renewable energy. So I think staying optimistic, I won't say that in the next 2 years we will probably be a very, very self-sufficient renewable energy source. But then I think in the next 5 to 10 years, you will see a drastic change when we will move away from fossil fuels. We will move away from expensive energy and we'll bring in energy efficiencies, and we will also start using these natural resources which are so easily available. So I think there is a lot of technological research going on both in India and abroad, and I'm sure these will bear fruits. And my own calculation is it will take 5 to 10 years, but I would want myself to be going wrong, and I wish, hope and pray that this happens sooner. अगली कॉलर भी दिल्ली से ही हैं, सिमरन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मार्केट में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप से क्या डिफरेंस होता है? वेल सिमरन, बहुत अच्छा सवाल। मार्केट में अक्सर हम सुनते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है। जिन कंपनीज की, पहले तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होना चाहिए कि जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जो मार्केट में फ्लोट कर रहे होते हैं उसको जब हम शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी की कहा जाता है। और स्मॉल कैप में जिन कंपनीज की 5,000 करोड़ रुपए से तक की होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। 5,000 से 20,000 करोड़ तक को हम मिड कैप कहते हैं, और जो 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे श्रोता जागरूक हो रहे हैं शेयर मार्केट की तरफ, और यही कारण है कि 1,42,000 करोड़ टोटल शेयर मार्केट में नए निवेशक जुड़े पिछले साल में और निरंतर जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही हेल्दी साइन है। भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जो कंपनियां पैसा जुटाती हैं, बहुत एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत जागरूक इन्वेस्टर कर सकता है, इसके लिए बहुत जानकारी चाहिए होती है। मैं प्रशंसा करता हूं कि आपकी उत्सुकता, इस जानने की उत्सुकता का। थैंक यू। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. Hello, good evening, sir. Good evening.
हाँ, मेरा सवाल है कि रिजर्व बैंक हर 6 महीना में अपना पॉलिसी डिक्लेयर करती है। हाँ जी। लेकिन लास्ट 1.5-2 साल से रिजर्व बैंक पॉलिसी में कुछ खासा रेट में बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो तो जैसे थे रेट रख रही है। हाँ, इसका क्या रीजन है? रत्नाकर जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप हमारे नियमित मार्केट मंत्रा के कॉलर हैं। मेरी आपसे फोन पे तो रेडियो के माध्यम से करीब करीब हर हफ्ते ही गुफ्तगू होती है। देखिए, रिजर्व बैंक ने जो अकोमोडेटिव स्टैंस एक आपने सुना होगा, निरंतर रिजर्व बैंक के गवर्नर जब पीछे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, पिछले साल भी इस साल भी, तो अकोमोडेटिव स्टैंस की बात होती है। अकोमोडेटिव स्टैंस होता है जहां पर उद्योग को, इंडस्ट्री को, बैंकों को, पूरी की पूरी जो वित्तीय प्रणाली है उसको सहयोग देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमिटेड है। और रेट चेंजेस कब होते हैं? रेट चेंजेस जब होते हैं जब इन्फ्लेशन में, जो हमारी मुद्रास्फीति है, उसमें बहुत मेजर चेंज आता है। हालांकि हाल के हम पिछले अगर 3-4 महीने देखें तो उसमें इन्फ्लेशन फ्यूल प्राइसेस की वजह से मुख्यतः काफी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसके कारण हम रेट, अब रिजर्व बैंक क्यों रेट नहीं बढ़ा रहा है? क्योंकि देश को इस समय सस्ते पैसे की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री पैंडेमिक की वजह से जूझ रही है, पूरी की पूरा बिजनेस। और ये भारत में ही नहीं, आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो फेड ने 0% रेट काफी समय से मेंटेन कर रखा है, जबकि वहां भी इन्फ्लेशन की दर 5% को क्रॉस कर चुकी है। अभी हाल में जो आंकड़े निकल का है, भारत में जो रिटेल इन्फ्लेशन है 6.26 का आंकड़ा आया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% से अभी भी ऊपर है। पर फिर भी रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा हुआ है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है पैंडेमिक। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो कैपिटल को जुटाना महंगा हो जाता है इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, जिससे कि देश की उन्नति कम होती है। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं, लोगों को नौकरियां कम मिलती है, प्रोडक्शन कम होती है, ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उस पर उसका असर होता है। तो मुझे लग रहा है ये जो आपको अकोमोडेटिव स्टैंस रिजर्व बैंक का दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, तो ये रिजर्व बैंक का एक तरह से सहयोग है पूरी अर्थव्यवस्था पे कि आप सस्ती दरों पे पैसा लीजिए, आप बिजनेस शुरू करिए, एक्सपैंड करिए, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले, लोगों की आय बढ़े। तो मुझे लग रहा है पैंडेमिक के कारण ये जो रिजर्व बैंक ने आपको एक कांस्टेंट स्टैंस रखा हुआ है, इसका मुख्य कारण में अगर पैंडेमिक ना होता रत्नाकर जी, तो इस समय आपको रेट्स ऊपर बढ़ते हुए अवश्य दिखाई देते। जी, अब चलते हैं अगले कॉलर की ओर। जितेंद्र सिंह हमें फोन कर रहे हैं दिल्ली से। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ, गुड इवनिंग पूरी टीम को, और खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ मैं शरद जी का, जिन्होंने एक नया रूप दे दिया मार्केट मंत्रा को। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें चार्ट देखना पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है कि वो चार्ट कहाँ से देखें, कौन सी वेबसाइट है यहाँ से देखें, और ये सभी दर्शकों के लिए भी जानकारी आप थोड़ा ये दें कि जैसे NSE, RSI ये सब कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट पर, थोड़ा सा विस्तृत रूप से, ताकि सभी दर्शक लाभ। जितेंद्र जी, पहले तो आपके शब्दों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये नया रूप पूरी मार्केट की मंत्रा की जो टीम है वो इतना मेहनत करती है कि वो जब उनकी मेहनत अपने आप आपको दिखाई देती है। खाली मेरा रोल नहीं, पूरी मार्केट मंत्रा की टीम का रोल है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आप अगर पढ़ना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस के लिए देखा जाता है। हम जब मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म करते हैं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि चार्ट आप कहां से देखें, तो उसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आजकल जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, मतलब जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, खासकर अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा जितेंद्र जी कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग पे स्विच करें। पुराना मेथड ये होता है हम ब्रोकर को फोन कर करके अपने सौदे करते हैं, पर अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो सभी ब्रोकरेज की जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ तो जो लो ब्रोकरेज या नो ब्रोकरेज या डिस्काउंटेड ब्रोकरेज जिसको हम कहते हैं, उन लोगों के तो है ही है, पर आजकल जो बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितेंद्र जी सभी ब्रोकर्स ने चार्ट एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, लगभग सभी ने। मैं खुद उसका इस्तेमाल करता हूं, मैं उसको स्टडी करता हूं। वहां पर आपको RSI भी दिखेगा, वहां पर आपको चार्ट के पैटर्न्स भी दिखेंगे। ये है कि उसमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है। तो कई दफे क्या होता है, जैसे कोई सौदा आपने करना है और आप इतनी देर में चार्ट देखने बैठ गए, तब तक वो सौदा निकल जाता है। पर मैं आपको शुरू में ये सलाह दूंगा जितेंद्र जी, पहले आप किसी एक्सपर्ट की, जो टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट है, उसकी आप शुरू में मदद लें।
और आप देखेंगे कि करते करते आपको खुद भी आने लग जाएगा किस तरीके के पैटर्न होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होती है, RSI क्या होता है, इन्वर्टेड शोल्डर क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, राइजिंग बार पैटर्न क्या होता है, वगैरह वगैरह, राइजिंग बॉटम, न्यू लो। तो ये सारे आप करते 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 आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इसको स्वयं यूज कर पाएंगे। तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मूव करें जितेंद्र जी, और मुझे पक्का यकीन है जिस भी ब्रोकरेज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है उसने टेक्निकल एनालिसिस को अपने में जरूर शुमार किया हुआ है। अगले कॉलर है मुंबई से हसमुख देदिया। हसमुख जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। फर्स्ट ऑफ ऑल शरद जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हसमुख। और मार्केट मंत्र टीम नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पेसिफिक है, जो शरद जी ने अगले 2 कॉलर्स को जवाब दिया है। हाँ जी, उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं शरद जी से ये प्रश्न करता हूँ कि वी ऑल नो दैट मनी प्रिंटिंग इज डन बिकॉज टू काउंटर द पेंडेमिक। हाँ जी। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये रुकेगा कब, और अगले 6 महीने से साल भर तक के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का रुख कहाँ रहेगा? चलिए हसमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रश्न उठाया, क्योंकि ये मैं चाह रहा था इसमें बोलूं। पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जिसको मॉनेटरी फाइनेंसिंग कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका होता है, तो ये कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं होता है हसमुख जी। पहले तो आप इस बात से विश्वस्त रहे, मतलब हमें और आपको ये पता नहीं लगेगा कि सरकार ने कितने प्रिंटिंग करी है मनी की, करी भी है या नहीं करी है, ये सरकार गोपनीय रखती है, ये गोपनीय विषय है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। तो पहले तो हम और आप ये पूरी पक्की तरह से नहीं कह सकते। अमेरिका में नोट छपे, डॉलर छपे, सारी दुनिया को पता लगा, पर भारत में इसको, और मैं समझता हूं कि इसको गोपनीय रखे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकार की इंटरनल डिसीजन होती है कि सरकार कहां से रिसोर्स जुटा रही है। तो अभी यहाँ छपे हैं कि नहीं छपे, पहले तो हसमुख जी इस बात को हम कॉन्फर्मेशन नहीं करते। तो आपने पूछा है कब रुकेगा, तो पहले तो मैं आपकी बात के ऊपर एक बात रखता हूं, क्षमा मांगते हुए, कि अभी पहले शुरू भी हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को भी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि मॉनेटरी फंडिंग जो है वो आखिरी रास्ता होता है जब सरकार डिस्ट्रेस में होती है। जब पैंडेमिक की वजह से हमने देखा कि अभी सरकार को रिसोर्सेज जुटा पाने में मुश्किल हो रही थी, टैक्स की कलेक्शन गिर गए, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई, पैंडेमिक की वजह से सभी कुछ इफेक्ट हुआ। मॉनेटरी फंडिंग मैं समझता हूं एक अर्थशास्त्री होने के नाते आखिरी रास्ता होना चाहिए किसी भी सरकार के पास कि अब नोट छापने पड़े, क्योंकि उसका असर ये होता है कि वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। पहले ही हमारे यहाँ फ्यूल की वजह से 85% इम्पोर्ट बिल जो हमारा होता है उसकी वजह से यहाँ पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मनी प्रिंटिंग हम और आप कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते। दूसरा, आपने पूछा आने वाले 6 महीने में शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा। अगर मैं पक्की तरीके से भविष्यवाणी कर दूं तो अगला वॉरेन बुफे में बन जाऊंगा हसमुख जी। आपका नाम हसमुख है तो मैं हंसी मजाक की आपसे बात कर लेता हूं, पर हाँ, एक एक्सपर्ट होने के नाते मेरा ये मानना है कि अगर ये पैंडेमिक की 3rd वेव और 4th वेव अगर ये नहीं आती है और ये हम इस पैंडेमिक पे विजय पाने में सफल रहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को निश्चित ही ऊपर जाते देखेंगे, क्योंकि अंडरटोन मार्केट की बुलिश है। परंतु अगर ये 3rd वेव आती है तो मार्केट फिर एक बार झटका लगा सकती है। मार्केट में समय समय पर आपको छोटे बड़े करेक्शन दिख सकते हैं। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, बजाय एक बहुत लंबा नजरिया के मार्केट आगे कहां जाएगी, आप जो परिस्थितियां हैं उन पे आप नजर रखें, जो खबरें आती हैं उन पे आप नजर रखें। मैं समझता हूं कि मार्केट आने वाले समय में परिस्थितियों, फंडामेंटल से ज्यादा परिस्थितियों के अधीन रहेगी। कुछ हद तक कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं, अच्छी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है, उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है, कुछ हद तक फंडामेंटल्स गवर्न करेंगे। पर जो वैश्विक परिस्थिति ऐसी बन रही है कि परिस्थितियों के अधीन ये बाजार रहेगा और खबरों के आधार पर आपको ये बाजार बॉल की तरह ऊपर नीचे उछलता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्लोजली फॉलो करते रहें और परिस्थिति के अनुसार निवेश करें। Joining us from Bhopal is Shankar. We welcome you, Shankar. मार्केट मंत्र टीम को नमस्ते। कोहली जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। सर, मेरा सवाल है, आजकल अपन की सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये प्लास्टिक की थैलियां सिंगल टाइम यूज की बंद नहीं हो पाई और लोग लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और देने वाले भी तैयार रहता है, लेने वाला भी तैयार रहता है। मेरा सवाल है, क्या उस पर ₹2 या ₹1 टैक्स लगा के सरकार
उसको कीमत बना दे तो जिसको चाहिए वो देके ले लेगा और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? और सरकार का रेवेन्यू कितना जबरदस्त बढ़ जाएगा। अभी पेट्रोल डीजल पे सब सरकार टिकी हुई है, इस पे पन्नियों पे आ जाए तो सर मजा आ जाएगा। सर ऐसा कर सकते हैं क्या सरकार? बहुत अच्छा शंकर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी और हमारी आवाज सरकार के कॉरिडोर्स में जो लोग निर्णय लेते हैं वहां तक पहुंचे और आपके सुझाव को अमल किया जाए। देखिए है क्या कि जो प्लास्टिक का पूरा कारोबार है, प्लास्टिक बहुत बड़ा फैल चुका था। जब हमें जाके एहसास हुआ, जब हमें ये पता चला कि ये प्लास्टिक की थैलियां जो कि सस्ते में मुफ्त मिलती हैं और बहुत आसानी से सब्जी वाले से लेके एक बड़ी दुकानदार तक इसको बहुत आसानी से निकाल के दे देता है, जब तक हमें ये पता लगा तब तक ये इतनी फैल चुकी थी कि इस पे इतने लोगों का उद्योग, इतने लोगों की नौकरियां, इतना इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आसपास इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी कि उसको फिर जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है, देखिए जंगल की आग जब लगती है ना तो उसको कई फायर ब्रिगेड चाहिए होती है बुझाने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि जंगल की आग बन चुकी थी, तो उसको बुझाना, आपने अमेरिका में आज आग लगी हुई है, देखिए उसको हवाई जहाज से बुझाते हैं, फायर ब्रिगेड लगे, फिर भी वो बुझ नहीं पाती है। तो कुछ ये ऐसी एनालॉजी मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। मुझे लगता है इसको बुझाने में समय लगेगा। धीरे धीरे ये प्लास्टिक का उपयोग जैसे जैसे अब पहले के मुकाबले काफी बेटर है। पहले जो आप देखते थे खुलेआम इस्तेमाल होता था, बहुत सारे ऐसे शहर में खुद गया हूं जहां पर प्लास्टिक की थैलियां पूरी तरह से बैन है। तो मैं समझता हूं सरकार को बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके इर्द गिर्द जो इकोनॉमी घूमती है, जो लोगों की नौकरियां हैं, और ये भी हमारे पास उसके लिए विकल्प भी अभी ज्यादा नहीं है। हम जूट का प्रयोग करते हैं, हम ये दूसरे मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, वो अभी इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर आपका सुझाव हम आजकल $1 बिलियन तो पीछे छोड़ चुके हैं, $1 ट्रिलियन सुझाव है कि अब उन थैलियों पे अगर कुछ टैक्स लगा दिया जाए तो इससे लोग डिस्करेज हों उसको लेने में। और जब पर मैं समझता हूं उसका विकल्प निकालना शंकर जी फिर भी बहुत जरूरी है। विकल्प हो तो अगर आप ₹2 कोई मांगता है और आप मना करते हैं तो वो कहेगा आपको मैं इसकी जगह जूट का देता हूं। तो मुझे लग रहा है वो सबके पास विकल्प तैयार होना चाहिए, तब ये टैक्स ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। पर आपके सुझाव की मैं प्रशंसा करता हूं। आइए चलते हैं अगले कॉलर की ओर। ग्रेटर नोएडा से हमारे चिर परिचित श्रोता एसपीएस जैन हैं। मिस्टर जैन, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कोहली जी नमस्कार। पहले तो मैंने अपने कोई फ्रेंड से सुना है कि आप जितने मार्केट एक्सपर्ट हैं उतने फैशन डिजाइनर भी हैं। सवाल मेरा ये है कि पिछले महीने जून का जीएसटी कलेक्शन 93,000 करोड़ रह गया। इससे पिछले 2-3 महीने में काफी अच्छा था, 1,20,000 25,000 के रेंज में जा रहा था। तो क्या सारा असर ये सेकेंड वेव की वजह से हुआ या कोई और भी रीजन था इसका? जैन साहब शुक्रिया आपको। हम रेडियो पे एक दूसरे के कपड़े नहीं देख पाते हैं, अगर देख पाते तो आपको मैं कुछ फैशन डिजाइनिंग के टिप्स भी देता। पर चलिए अभी हम मार्केट मंत्रा पर हैं। देखिए आपको हमें एक चीज हमारे श्रोताओं को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो जून का कलेक्शन हमने 93,000 करोड़ का देखा, ये क्योंकि रिटर्नें जो फाइल होती हैं वो अगले महीने फाइल की जाती हैं, तो ये कलेक्शन जैन साहब मई के महीने का था। और मई के महीने में मेरे जो कैलकुलेशन कहती है कि करीब 90-95% देश लॉकडाउन में था, ज्यादातर हिस्से में। तो ये आपको कलेक्शन असल में जो जून का दिखा वो कलेक्शन मई का होता है। तो हमारा ये जो जीएसटी का कलेक्शन है ये 1 महीना पीछे की फिगर्स होती है। तो एक तो आपको वो कम, उससे पिछले महीने आपने देखा 1,40,000 करोड़ से भी ऊपर का था, वो था अप्रैल के महीने का। हालांकि लोग सब हैरान हुए कि मई में 1,40,000 करोड़, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। क्योंकि जब जीएसटी की रिटर्न फाइल की जाती है, जब टैक्स जमा किया जाता है, तब तक हमें समय दिया जाता है ट्रेडर्स को उसको जमा कराने का। तो पहली बात है, जी हाँ, आपका गैस बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकेंड वेव जो आई, लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां रुकी, पूरा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पूरा का पूरा डिसरप्ट हो गया, आवागमन में दिक्कत हुई, ट्रक जाने बंद हो गए, दुकानें बंद रही, फैक्ट्रीज बंद रही, होलसेलर्स बंद रहे। तो यही लोग हैं सब मिलके जैन साहब जो कि जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जिनसे जीएसटी आता। अच्छा, ग्राहक दुकानों पे बहुत लिमिटेड गए, सिर्फ जरूरी चीजों का काम चलता रहा। तो इसकी वजह से जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है कि सेकेंड वेव की वजह से जीएसटी कलेक्शन बिल्कुल नीचे गए। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि ये टैक्स सरकार को चाहिए, वरना सरकार की प्रणाली चलाने में दिक्कत आती है। अभी मॉनेटरी प्रिंटिंग की बात हो रही थी, सरकार को फिर विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। हमें ये जो पेट्रोल और डीजल पे जो इतना भारी टैक्स देना पड़ रहा है, आपको मैं अगर ये बात कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका भी एक कारण कम होती टैक्स की कलेक्शन है। तो सरकार को इस इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से अपनी टैक्स की कलेक्शन करनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, सरकार ने इतने खर्चे, इतनी डेवलपमेंट की योजनाएं चल रही हैं, तो वो चलाने के लिए सरकार को ये लोगों को एक कड़वा घूंट
पिलाना पड़ रहा है, जो कि हम और आपको सब कुछ चुभ रहा है। दिल्ली से आरएस दहिया है हमारे अगले कॉलर। दहिया जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए। दो अहम खबरों पर त्वरित नजर डाल के आपसे बात करेंगे। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की कुल तेजी के साथ 74 रुपये 56 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में वृद्धि के बीच रुपये में ये तेजी आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.07% की बढ़त से 92.69 पर दर्ज हुआ। Wall Street's main indices declined yesterday. Growth and value stocks fell as investors turned risk-averse towards the end of the week. However, gains in defensive stocks kept the declines in a limit. Markets have largely cheered a steady recovery in the labor market this year, but concerns about higher inflation due to a faster than expected rebound has hurt sentiment. In the past few sessions, investors oscillated between value and tech-heavy growth stocks. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both lost 0.8%. The Dow Jones Industrial Average plunged 0.9%. Mr. Daya, thank you for waiting. बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैम नमस्कार। जी नमस्कार। और शरद जी को स्पेशल नमस्कार, because he has been handling the question from people like us in a very effective manner. जी सवाल मेरा सवाल ये है कि I was trying to file my income tax return. I have paid, let's say, income tax return 1,10,000. Their site is showing 88,000. It is mismatching. And if we go to the bank, they say that this is being done by our back office. We don't know. And every time on every page of income tax site there is a glitch, technical problem. I called up on their toll-free number or customer care number. They said there is some technical issue. Please try after 5-6 days. This has happened 4-5 times. If we don't file the return on time, we are penalized by by late payment and all kind of things. Mr. Daya, we respect what you are saying. Yes, the income tax portal, as has been admitted by the Honorable Finance Minister herself, that yes, there was a problem. The new portal was launched in the month of June, and I think ever since it has been launched, probably there are so many facilities now provided in the income tax portal that the IT team at the back end is probably so far not been absolutely successful in putting it in operations. But what I would suggest you is that, first of all, I would like to inform Mr. Daya that the last date of filing is 30th of September. So therefore, if you are seeing a mismatch, I would suggest, and if the mismatch continues till probably the mismatch is between 26AS, jo aapka backend pe, I have given a new name to 26AS. I call it 26 Amna Samna because you face your, TDS. So I would suggest keep following up with the bank, even till the last date. If you find that the bank is unable to resolve your problem, you go ahead and file with the actual number. There are a lot of remedies later. 143(1)A एक section होता है, उसके अंतर्गत there is an intimation sent. You can file for rectification. You can file for reassessment also. You can also revise your return. So there are several remedies available. However, there is a problem in the income tax portal. The news I have till today afternoon also, that the portal is still not fully functional. All operations are not being easily done. So we'll wait for some time and we still have some time in the Daya to file. So relax. समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। और मुकुंद सोलापुर से हमारे साथ थे, लेकिन हम उनका कॉल नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। धन्यवाद। Thank you so much. Before we close the headlines once again, domestic stocks gained around 1.5% during the week ended yesterday. Sensex climbs above 53,000 mark. Nifty surges above 15,900 level. And the rupee logged 8 paisa weekly appreciation against the US currency. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.